आपको नरेश मीणा याद है? आपको देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव याद होगा? आपको वह थप्पड़ याद होगा जो एक अधिकारी के मारा गया था? उसके बाद में समरावता का कांड आपको याद होगा? उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी याद होगी। उसके बाद 8 महीने बाद रिहाई याद होगी जो जमानत पर हुई थी। उसके बाद एक लंबा काफिला याद होगा। उसके बाद में 12 अंता उपचुनाव याद होगा। उसके बाद में कुछ आंदोलन याद होंगे और उसके बाद एक शांति सी याद होगी। लेकिन अब एक बार फिर उस थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई देने लगी है और सुनाई इसलिए देने लगी है क्योंकि नरेश मीणा पर एक एक नहीं, अब 2 आफत एक साथ आने वाली है और इन 2 आफत से नरेश मीणा कैसे निपटेंगे यह समय बताएगा। लेकिन वह एक थप्पड़ नरेश मीणा को राजनीतिक रूप से कितना नुकसानदायक साबित हो रहा है, सामाजिक रूप से कितना नुकसानदायक साबित हो रहा है और आगे चलकर भविष्य में राजनीतिक रूप से नरेश मीणा क्या कर पाएंगे, वहां भी यह थप्पड़ कांड कहीं ना कहीं बार बार गूंजता रहेगा। और इस थप्पड़ कांड के जरिए एक जो गलती हुई है उस गलती की सजा कितनी बार नरेश मीणा को भुगतनी पड़ेगी, कितनी बार इस गलती के लिए उन्हें लोगों के बीच और खुद के बीच में दूरियां जो बनेंगी उन्हें बार बार मिटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक रूप से तमाम प्रयासों के बावजूद 3 असफल प्रयास तो हो चुके हैं। आगे चलकर नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो नरेश मीणा के साथ में जुड़े हुए। और अब इस थप्पड़ कांड की गूंज क्यों है और कौन सी वे 2 ऐसी मुसीबत आने वाली है नरेश मीणा के पास जिन्हें निपटना है अब नरेश मीणा और उनके समर्थकों को, कि वे किस तरह से इस समस्या को दूर करें और उससे बाहर निकलकर अपना राजनीतिक जीवन बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 13 जुलाई 2024 का यह मामला है। आप सबको याद होगा वह तारीख जब देवली उनियारा उपचुनाव में मतदान हो रहा था। मतदान के दौरान प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर थे नरेश मीणा। नरेश मीणा ने उस समय समरावता गांव में एक अधिकारी जो उस समय चुनाव ड्यूटी पर थे अमित चौधरी पे हाथ उठाया था और हाथ उठाते हुए थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि नरेश मीणा का आरोप था कि जबरन, जब गांव ने बहिष्कार कर रखा था मतदान का, तो जबरन वोट डलाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, उस समय यह थप्पड़ मार दिया गया और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ कि जब किसी राजनेता की ओर से किसी अधिकारी को थप्पड़ मारा गया हो। लेकिन यह थप्पड़ कांड राजस्थान की राजनीति में हमेशा याद किया जाने वाला थप्पड़ कांड हो गया, क्योंकि इस थप्पड़ कांड के बाद में जिस तरह से पुलिस ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए समरावता गांव पर धावा बोला था, उसके बाद आगजनी हुई थी, गाड़ियां जलाई गई, घरों में आग लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई और एक नहीं अनेक केस में लगातार नरेश मीणा को एक के बाद एक केस में गिरफ्तार किया जाता रहा और लगभग 8 महीने तक की जेल के बाद में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन अब वह जमानत टोंक की SC/ST अदालत ने निरस्त कर दी। इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि नगर फोर्ट थाने की तरफ से लोक अभियोजक ने एक अर्जी लगाई कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जो शर्तें तय की गई थी जमानत के लिए उनका उल्लंघन हुआ है और इस आधार पर उनकी जमानत निरस्त करने के अलावा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। यह गिरफ्तारी वारंट है, यह है कि गिरफ्तारी होगी नरेश मीणा की, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट के जरिए उन्हें बुलाया गया है। यह 10 दिन पुराना मामला हो चुका है। लेकिन अब नई जो आफत आने वाली है वह यह है कि अब नरेश मीणा की प्रॉपर्टी भी, जिस पर सरकार की नजर गड़ गई है, और अब क्या उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी या उस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट सामने खड़े हुए हैं। और ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं कि गिरफ्तारी वारंट के जरिए अदालत ने बुलाया है, सम्मन दिया है, ये 10 दिन पहले हो चुका है। लेकिन अब नगर फोर्ट थाने की ओर से नरेश मीणा के गांव के प्रशासक को, जी हां, नया गांव के प्रशासक को अब एक
आवेदन किया गया और उस आवेदन में नरेश मीणा की चल अचल संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है जो अदालत में दी जाएगी। यानी कि अब उनकी गिरफ्तारी का ग्राउंड पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ग्राउंड तैयार होने के साथ में चल अचल संपत्ति की जानकारी लिए जाने के बाद में यह संभावनाएं जताई जाने लगी है कि सरकार नरेश मीणा की चल अचल संपत्ति यदि उनके नाम से कुछ है तो या तो उसे जब्त कर सकती है या उसे ध्वस्त कर सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार ने जो संपत्ति का विवरण मांगा है चल अचल संपत्ति का, वह चल अचल संपत्ति जो अदालत के सामने जाएगी, उसके बाद अदालत क्या कहता है उस चल अचल संपत्ति को लेकर, या सिर्फ रिकॉर्ड में रखा जाता है, ये दोनों बातें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस थप्पड़ कांड के बाद राजनीतिक रूप से नरेश मीणा को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। और उस थप्पड़ कांड के बाद में नरेश मीणा ने अंताबारा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उस अंताबारा के चुनाव में नरेश मीणा दूसरे नंबर पर आए और चुनाव 15,000 से हार गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेश मीणा का राजनीतिक जीवन आगे चलकर कैसा रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब तक वे 3 बार, एक चुनाव वे छबड़ा से लड़ चुके, एक चुनाव देवली उनेरा से उपचुनाव लड़ चुके और एक उपचुनाव बारा अंता से लड़ चुके। तीनों चुनाव में हार हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। एक और यह थप्पड़ कांड जब तक खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक इस मामले को लेकर अदालत और नरेश मीणा के बीच में लगातार कार्रवाइयां जारी रहेगी, यह निरस्त नहीं हो जाती, तब तक उन पर हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी कि कब अदालत उन्हें बुला ले, कब गिरफ्तारी हो जाए, कब सजा सुना दी जाए। एक समस्या तो यह है। दूसरी, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी परेशानी नरेश मीणा के साथ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल का एक भी नेता खुलकर नरेश मीणा के साथ नहीं। जबकि जब समरावता कांड हुआ था तब कांग्रेस और कई अन्य पार्टी के नेताओं ने खुलकर नरेश मीणा का साथ दिया था और यहां तक कि पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो उनके समर्थन में लगातार बयान देने के अलावा उनके समर्थन में रखी गई बैठक में, मीटिंग में जाकर बाकायदा भाषण देकर आए थे। इसके अलावा बहुत सारे नेता थे जो बूंदी कोटा से जुड़े हुए थे, जिनमें प्रहलाद गुंजल भी है, जिनमें अशोक चांदना भी है, जिनमें हरिमोहन शर्मा भी है। यानी कि बहुत सारे नेताओं ने नरेश मीणा के पक्ष में उस समय बयान दिए थे। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। ये बदल क्यों चुकी है? क्योंकि नरेश मीणा ने राजनीतिक लड़ाई लड़ने के अलावा निजी तौर पर नेताओं के साथ में सीधी लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई लड़नी है, चाहे वह ओम बिड़ला हो, चाहे वह प्रमोद जैन भाया हो, चाहे वह शांति धारीवाल हो, और चाहे वह अशोक चांदना हो, चाहे वह गोविंद सिंह डोटासरा हो। इन तमाम लोगों के खिलाफ खुलकर बयान देकर नरेश मीणा ने एक तरह से राजनीतिक लड़ाई की बजाय निजी लड़ाई इसे बना लिया। और इस निजी लड़ाई का नुकसान यह है कि आज कोई भी नेता जो समरावता कांड के बाद नरेश मीणा के पक्ष में बोल रहे थे, कोई भी नेता अब बयान देने से बच रहा है। हालांकि नरेश मीणा ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल के समर्थन में खुलकर प्रचार किया था, पूरा साथ दिया था। लेकिन चूंकि 12 अंता उपचुनाव में वही प्रहलाद गुंजल थे, चूंकि वे कांग्रेस के नेता हैं, ऐसे में वे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के प्रचार में लगातार गए थे। और उस समय नरेश मीणा समर्थकों ने कई जगह प्रहलाद गुंजल के वे होर्डिंग में लगा दिए थे जो नरेश मीणा के समर्थन की बात कर रहे थे। उन पर बयान जारी करके प्रहलाद गुंजल ने बाकायदा उन्हें हटाने के लिए कहा था कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मैं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को जिताने की अपील करूंगा। ऐसे में अब कुल मिलाकर नरेश मीणा राजनीतिक रूप से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। हालांकि वे खुद सचिन पायलट के समर्थन में कई बार बयान देते हैं, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से कभी भी नरेश मीणा के पक्ष में कोई बात कहीं नहीं कही गई, ना बयान आया। हालांकि सचिन पायलट के बहुत सारे समर्थक नरेश मीणा के साथ में नजर आते हैं और 12 अंता उपचुनाव में भी सचिन पायलट के बहुत सारे समर्थक खुलकर नरेश मीणा के पक्ष में खड़े थे। लेकिन खड़े होना और किसी नेता का साथ होना दो अलग अलग बातें हैं। और राजनीति में चूंकि निर्दलीय चुनाव 3 बार नरेश मीणा हार चुके हैं, ऐसे में वे कितनी बार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनके खुद के बयान ये है, उन्होंने एक संगठन बनाया भगत सिंह सेना, और उस सेना का नाम लेकर
कई जगह उन्होंने आंदोलन भी किए, कहते हैं कि उसी ही नाम से राजनीतिक दल बनाने के लिए कागजी कार्रवाई भी नरेश मीणा की ओर से की गई है। लेकिन एक नई पार्टी खड़ी करना और उस नई पार्टी के जरिए बिना किसी बड़े नेता के समर्थन के आगे बढ़ना, राजनीतिक रूप से सफल होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि राजस्थान में इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कांग्रेस और भाजपा के अलावा बीएपी पार्टी मेवाड़ और वागड़ में मजबूत है। वहीं आरएलपी पार्टी जो हनुमान बेनीवाल की है वह मारवाड़ और शेखावाटी में मजबूत नजर आती है, हालांकि विधायक उनके पास भी नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में पहले भी बहुत राजनीतिक पार्टियां बनी और फिर खत्म हो गई। ऐसे में नरेश मीणा बिना किसी बड़े राजनीतिक सहयोग के, बिना बड़े राजनीतिक चेहरे के अगर राजनीतिक दल बना भी लेते हैं, गठन भी कर लेते हैं, तो क्या उसकी सफल होने की कोई गारंटी है? क्योंकि वे खुद अब तक 3 चुनाव लगातार लड़के हार चुके हैं। सबसे पहले उनका खुद का विधायक बनना और उसके बाद आगे बढ़ना अलग कहानी हो सकती है। राजनीतिक दल बनाकर बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ाकर आगे बढ़ना अलग बात हो सकती है, और उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है राजनीतिक दल के लिए। आप किसी जाति में या आप किसी एरिया में मजबूत हो सकते हैं, आपके पास एक क्षेत्र में 10 क्षेत्र में समर्थकों की भीड़ हो सकती है जो नरेश मीणा के साथ है, लेकिन सिर्फ इस भरोसे से एक राजनीतिक दल बनाकर और सफल होना कहानी अलग हो जाती है। लेकिन फिलहाल तो बात यह है कि नरेश मीणा के सामने 2 समस्याएं बड़ी खड़ी है। एक तो उनकी गिरफ्तारी होना, जिसके लिए ग्राउंड तैयार हो चुका है, गिरफ्तारी वारंट 10 दिन पहले जारी हो चुका है, और दूसरा चल अचल संपत्ति की जानकारी अगर कोर्ट जुटा रहा है तो निश्चित है कि पहले इन्हें इन समस्याओं से निपटना होगा, और इन समस्याओं से निपटने के बाद ही राजनीतिक रूप से कौन सा कदम कैसे कहां बढ़ाना है वह सोचना होगा। लेकिन कुल मिलाकर वह एक थप्पड़ जो एसडीएम अमित चौधरी के मारा गया था, वह राजनीतिक रूप से नरेश मीणा की कितनी बड़ी भूल साबित हो रहा है, शायद वे और उनके समर्थक इस बात पर बार बार विचार जरूर करते होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।